तो कल हम आपके साथ डिस्कस कर रहे थे कि इंटेंजिबल एसेट्स होते क्या हैं, ये कैसे हमारे पास आते हैं, सरकार के चंदे से आते हैं कि एक्सचेंज से आते हैं कि हम खरीद लेते हैं या हम सेल्फ जनरेट या इंटरनली जनरेट करते हैं। तो हम आज आपके साथ कुछ बातें और भी करेंगे इस स्टैंडर्ड से संबंधित। वो कौन कौन सी बातें हैं कि अगर मान लो किसी इंटेंजिबल एसेट पर आप सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर खर्च करते हैं, अगर कोई सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर आप खर्चते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। तो देखो, सब्सीक्वेंट एक्सपेंडिचर जनरली क्या होता है, जनरली कहां चला जाता है, ये जनरली P&L में चला जाता है। लेकिन फिर भी एक केस ऐसा है जब ये हमारे पास कैपिटलाइज होता है, एक्सेप्ट वेयर कॉस्ट कैन बी कैलकुलेटेड, हमें कॉस्ट पता है वो कितने की है, एंड सच कॉस्ट्स विल इंक्रीज। वो क्या करवा देगा, वो इंक्रीज करवा देगा फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एस्टिमेटेड अर्लियर। जो आपने एस्टिमेट अर्लियर किए थे उससे वो क्या करा देगा, बढ़वा देगा। हम तब कैपिटलाइज कर सकते हैं। इनमें एक और पॉइंट आपके पास आता है, वो ये आता है कि कोई भी डिफेंड करने के खर्चे, डिफेंड करने के खर्चे, यानी कोई इंटेंजिबल एसेट है जिसे मुझे डिफेंड करना पड़ रहा है। तो मुझे बताइए, अगर कोई डिफेंड कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो उसका आंसर होगा नोट कैपिटलाइजेशन। उसकी कैपिटलाइजेशन नहीं होगी, ये नहीं, दैट इज वो कहां चला जाएगा, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कहां चला जाएगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर हमने बात करी थी अमोर्टाइजेशन की। पहली बात तो अमोर्टाइजेशन का मतलब क्या है, अमोर्टाइजेशन का मतलब है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ, हमारे यहां डेप्रिशिएबल वैल्यू वही उसकी कॉस्ट होती है ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। हम इस अमोर्टाइजेशन को कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, हमारा स्टैंडर्ड कहता है इसको आपको राइट ऑफ करना है इन दी रेशियो ऑफ बेनिफिट्स। बेनिफिट्स कौन से, कैश फ्लो के बेनिफिट्स की रेशियो, कैश फ्लो के बेनिफिट्स की रेशियो। अगर मान लीजिए ये रेशियो आपको नहीं पता है, इफ द रेशियो इज मिसिंग, इफ रेशियो ऑफ बेनिफिट इज मिसिंग, तो मुझे बताइए अगर ये मिसिंग है तो आप क्या करेंगे, आप मान लेंगे कि वो इक्वल बेनिफिट हो रहे हैं, यानी हर बार इक्वल बेनिफिट होता है। फिर आपको अपने पास एक लाइफ के बारे में बात आती है कि लाइफ कैन बी, क्या हो सकती है, लाइफ कैन बी बेसिकली हायर लोअर एज पर मैनेजमेंट एस्टिमेट्स, कि मैनेजमेंट क्या एस्टिमेट करती है, बट लाइफ पक्का होगी, बट लाइफ पक्का होगी। लाइफ कैन नॉट बी इनडेफिनेट, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि लाइफ इनडेफिनेट, लाइफ पक्का होगी, उसकी हर चीज की लाइफ होती है। इफ लाइफ इज मिसिंग, अगर लाइफ मिसिंग है तो आप क्या लाइफ एज्यूम करेंगे, आप एज्यूम करेंगे 10 ईयर्स। क्या आप लोअर लाइफ भी ले सकते हैं, लोअर लाइफ अलाउड। क्या हायर लाइफ भी ले सकते हैं, हां हायर लाइफ भी अलाउड है, बट इट शुड बी जस्टिफाइड, इट शुड बी जस्टिफाइड। भाई आप ज्यादा लाइफ लेना चाहते हैं ले लो, पर वो जस्टिफाइड होनी चाहिए। और क्या आपको मालूम है इस जस्टिफिकेशन का लेटर ऑन डिस्क्लोजर भी रिक्वायर्ड है, इसका डिस्क्लोजर भी है कि आपने 10 से ऊपर लाइफ क्यों ले ली, आपको उसका रीजन भी देना पड़ता है। बाकी आप लोगों के लिए ये लाइफ कितनी लेनी है, 10 साल। हम ऑलरेडी पहले बता चुके हैं गुडविल की लाइफ आप कितनी लेंगे, 5 साल। कहां लिखा हुआ है, AS 14 में लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि हमारे पास इस प्रकार से आपको काम करना चाहिए। रेजिडुअल वैल्यू को आप क्या लेंगे,
रेजिडुअल वैल्यू आप हमेशा क्या लेंगे, निल लेंगे, यानी कि आपको उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्या रेशो का बेस्ट एस्टिमेट लेना पड़ेगा, उसका बेस्ट एस्टिमेट लेना पड़ेगा। इफ इट चेंजेस, अगर ये बदल जाती है, देन तो मुझे बताओ जी क्या करना चाहिए। जो बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस अवेलेबल इन इनटेंजिबल एसेट विल बी अमोर्टाइज्ड। बताओ जी किस रेशो में, अमोर्टाइज्ड इन न्यू चेंज्ड रेशो। तो आप उसको नई चेंज्ड रेशो में डालोगे। ओके, तो हमारे पास ऐसा है। अच्छा, यहीं पर आकर एक बात और भी आ जाती है। इफ बाय मिस्टेक intangible assets was wrongly more or less amortized। भाई हमने गलती से ज्यादा या कम अमोर्टाइज कर दिया है, तो बताओ देन कैलकुलेट्स बुक वैल्यू, दूसरा कैलकुलेट करेक्ट बुक वैल्यू, और फिर कैलकुलेट्स डिफरेंस इन दीज वैल्यूज। और जो ये डिफरेंस है ये कहां एडजस्ट होगा, ये डिफरेंस एडजस्ट होगा इन प्रायर पीरियड आइटम या एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू इनटेंजिबल एसेट। और जो करंट ईयर अमोर्टाइजेशन है, इट इज रिलेटेड टू, बताना ये कौन से वर्षों के लिए होगी, रिलेटेड टू अर्लियर ईयर्स। और जो करंट ईयर वाली है वो तो आपकी नॉर्मल होगी अमोर्टाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इनटेंजिबल एसेट। ये तो आपका रिलेटेड टू करंट ईयर है कि करंट ईयर में जो आपका अमोर्टाइजेशन बनती है वो तो आपने करनी ही करनी है। यहीं पर मैंने बताया कि इंस्टीट्यूट ने एक दो एग्जांपल्स, एक दो क्वेश्चंस में एमटीपी और आरटीपी में इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रायर पीरियड आइटम, उन्होंने उसे जनरल रिजर्व रिटेन्ड अर्निंग वर्ड यूज कर दिया, जो कि अब नहीं होता है। बट वो चूंकि एमटीपी आरटीपी था तो हम उस एरर को इग्नोर करते हैं, मानते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है उनसे। तो हमने कहा हमारे सवालों में इस तरह की चीजें भी आ सकती हैं। फिर मैंने आपसे बात करी कि डिस्क्लोजर क्या क्या है। तो डिस्क्लोजर में तो कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। डिस्क्लोजर में तो हमें बताना पड़ेगा उसका नाम क्या है, उसकी नेचर क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी अमोर्टाइजेशन क्या है, उसकी बुक वैल्यू क्या है, तथा अगर आपने लाइफ ले रखी है मोर देन 10 years तो आपको उसका रीजन भी बताना पड़ता है कि उसका रीजन क्या है। तो यहां आकर के हमारा स्टैंडर्ड समाप्त हो जाता है। तो इस वीडियो का आप प्रयोग कर लीजिएगा लास्ट में रिवीजन करने के लिए।